स्वागत है इस नए ऐतिहासिक विश्लेषक या कहें एक्सप्लेनर में। आज हम 18वीं सदी के एक ऐसे दूरदर्शी शासक की आकर्षक विरासत पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक आम राजा या योद्धा से कहीं कहीं ज्यादा थे। इतिहास में अनगिनत राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी तलवारों से दुनिया जीती, लेकिन आज हम जिनकी बात कर रहे हैं उन्होंने तलवार के साथ साथ वास्तुकला, कूटनीति और विज्ञान की दुनिया में भी अपना डंका बजाया। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र इस एजेंडे पर डालते हैं। हम सवाई जयसिंह के उदय से शुरुआत करेंगे, उनकी कूटनीति समझेंगे, जयपुर शहर के निर्माण को देखेंगे, उनके विज्ञान प्रेम पर बात करेंगे और अंत में उनके ऐतिहासिक अश्वमेध यज्ञ को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, सवाई जयसिंह का उदय। इनकी विशाल उपलब्धियों को समझने के लिए हमें पहले उस दौर की उथल-पुथल को समझना होगा जब उन्होंने सत्ता संभाली थी। अब जरा इन ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स पर गौर कीजिए। साल था 1700, जब विजय सिंह नाम का महज एक 12 साल का लड़का आमेर की गद्दी पर बैठा। जरा सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र, लेकिन इस लड़के का दिमाग इतना तेज था कि खुद मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसकी असाधारण बुद्धिमत्ता देखकर इसे सवाई की उपाधि दे दी थी। सवाई का मतलब समझते हैं, यानी अपने बाकी सभी समकालीनों से 1.25 गुना बेहतर, 1 और चौथाई ज्यादा। भाग 2, कूटनीति और राज्य विस्तार। गद्दी पर बैठने के बाद उनका पूरा फोकस अपने राज्य को बढ़ाने और उस समय की बेहद अस्थिर राजनीति को संभालने पर था। यहाँ से हमें उनकी जबरदस्त डिप्लोमेसी यानी कूटनीति की टाइमलाइन साफ दिखाई देती है। मालवा के सूबेदार के रूप में उनकी 1 या 2 नहीं बल्कि 3 बार नियुक्ति हुई, 1713, 1729 और 1732 में। और सबसे बड़ी बात, 1734 का ऐतिहासिक हुरडा सम्मेलन। उस वक्त मराठों का खतरा तेजी से बढ़ रहा था और सवाई जयसिंह ने सारी बिखरी हुई राजपूत ताकतों को एक छत के नीचे लाने का ये बेहद दूरदर्शी कदम उठाया था। ये जो पुराने हस्तलिखित दस्तावेज हैं, ये चीख-चीख कर गवाही देते हैं कि उन्होंने सिर्फ युद्ध और ताकत के बल पर राज नहीं किया। जहां दूसरे राजा मुगल साम्राज्य के पतन के बीच बस तलवारें भांज रहे थे, जयसिंह ने रणनीतिक संधियों और बातचीत को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। वो सच में एक मास्टरमाइंड थे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि उनकी सेना कमजोर थी। जहां पारंपरिक राजपूत युद्ध शैली पूरी तरह से तलवारों और ढालों पर टिकी थी, जयसिंह ने वक्त की नज़ाकत को समझा। उन्होंने अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। अब उनकी सेना में तोपखाने और बंदूकें शामिल थीं। वो जानते थे कि भविष्य की जंग पुरानी तकनीक से नहीं जीती जा सकती। और अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। ये आंकड़ा आपको हैरान कर देगा। उन्होंने आमेर राज्य के राजस्व को सिर्फ 5 लाख रुपए से बढ़ाकर सीधे 1 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया था। उस जमाने में 1 करोड़ रुपए, जरा सोच कर देखिए। ये उनके बेजोड़ प्रशासनिक और आर्थिक कौशल का सबसे बड़ा सबूत है। भाग 3, जयपुर एक आधुनिक शहर। सैन्य और आर्थिक ताकत हासिल करने के बाद अब बात उनकी उस विरासत की जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। साल 1727, एक बिल्कुल नई राजधानी बसाने का सपना। इसके लिए महाराजा ने हाथ मिलाया एक बेहद शानदार बंगाली वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य के साथ। ये सिर्फ एक शहर बसाने का प्रोजेक्ट नहीं था, ये मानो धरती पर ज्यामिति और गणित को उतारने की एक अभूतपूर्व कोशिश थी। आज के ज़माने में हम स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हैं ना, लेकिन 18वीं सदी की उस भयंकर राजनीतिक अराजकता के बीच जयपुर का ग्रिड आयरन पैटर्न, वो 111 फुट चौड़ी मुख्य सड़कें, ब्रह्मांड को दर्शाते 9 आयताकार क्षेत्र और समकोण पर काटती गलियां, ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं था। और हाँ, द्रव्यवती नदी के जरिए पूरे शहर के लिए कुएं और नलों का एक एकदम परफेक्ट वाटर सिस्टम भी बनाया गया था। उस समय के मशहूर कवि श्री कृष्ण भट्ट के ये शब्द महाराजा और उनके वास्तुकार के रिश्ते की गहराई को बहुत खूबसूरती से बयां करते हैं। महाराजा जयसिंह के मन में विद्याधर की शुद्ध बुद्धि और उनकी कला के लिए कितना गहरा और सच्चा सम्मान था, ये इस उद्धरण से बिल्कुल साफ झलकता है। भाग 4, विज्ञान और वेधशालाएं। वास्तुकला से एक कदम और आगे बढ़कर महाराजा की दिलचस्पी अब आसमान और ब्रह्मांड की गहराइयों में थी। एक राजा होने के नाते उनके पास फुर्सत कहाँ होगी, लेकिन इन ऐतिहासिक नोट्स को देखकर पता चलता है कि वे सही मायने में रेनेसा यानी पुनर्जागरण काल के इंसान थे।
टॉलेमी से लेकर उलुग बेग तक उन्होंने यूरोपीय और इस्लामी खगोलीय ग्रंथों को पूरे जुनून के साथ इकट्ठा किया। विज्ञान और ज्ञान की खोज के लिए उनके लिए कोई सरहदें नहीं थीं। और उनका ये शौक सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा। खगोल विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पूरे भारत में 5 विशाल वेधशालाओं का निर्माण करवा दिया, जिन्हें आज हम जंतर मंतर कहते हैं। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा, ये वेधशालाएं आज भी उनके वैज्ञानिक और आधुनिक दृष्टिकोण का जीता जागता सबूत हैं। भाग 5, अंतिम अश्वमेध यज्ञ। अब बात करते हैं उनके संप्रभुत्व और प्राचीन संस्कृति को सहेजने के सबसे भव्य प्रयास की। आपने शायद इतिहास या पौराणिक कथाओं में अश्वमेध यज्ञ के बारे में जरूर सुना होगा। ये अपनी ताकत और संप्रभुता दिखाने का एक बहुत ही प्राचीन वैदिक अनुष्ठान था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सवाई जयसिंह ने लगभग 700 सालों के लंबे अंतराल के बाद इस दुर्लभ यज्ञ को दोबारा पुनर्जीवित किया। ये उनका चक्रवर्ती सम्राट होने का एक बहुत बड़ा और साहसिक दावा था। 1734 में हुए इस यज्ञ का स्केल या पैमाना ऐसा था कि आज भी रोंगटे खड़े कर दे। 1 लाख रुपए की तो सिर्फ हवन सामग्री थी, 2 लाख रुपए का दान दिया गया, और सबसे चौंकाने वाली बात, पूरे 3 करोड़ ब्राह्मणों की मेजबानी की गई। इस एक आयोजन ने राज्य के खजाने को लगभग खाली कर दिया था, लेकिन इतिहास में उनकी ताकत का जो डंका बजा वो हमेशा के लिए दर्ज हो गया। तो अंत में सवाल ये उठता है कि लगातार युद्धों और खून खराबे की उस दौर में एक राजा ने ऐसी विरासत कैसे खड़ी कर दी जिसे हम आज युद्धों से नहीं बल्कि सितारों, विज्ञान और पूरी तरह से डिजाइन की गई शहर की सड़कों के लिए जानते हैं। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने सही मायनों में एक राजा होने की परिभाषा ही बदल दी थी। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।